नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। हीरो, यह शब्द सुनते ही आपके जहन में एक फिल्म स्टार आता होगा जो एक पटकथा के मुताबिक फिल्मी पर्दे पर अपनी बहादुरी, अपनी दरियादिली की मिसाल पेश करता है। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ से बढ़कर रियल लाइफ के हीरो होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कोरोना काल के असली हीरो से करवाने जा रहे हैं। ये एक ऐसे स्टार हैं जिससे देश भर के कोरोना प्रभावित परिवार मदद मांगते हैं और इनकी पूरी कोशिश होती है कि ये किसी को भी निराश ना करें। आज हमारे साथ सोनू सूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सोनू आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो आपके लाखों फैंस की तरफ से सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि लोगों की मदद करते करते आप भी कोरोना से कुछ दिन पहले संक्रमित हो गए। अब आपकी तबीयत कैसी है, आपकी सेहत कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ। फर्क नहीं पड़ता। मैं जब पहली दफा कोरोना हुआ मैंने वही बोला कि कोरोना की ऐसी की तैसी, और मैं आज भी सबको बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग मैं जिनसे बात करता हूँ एक पैनिक मच जाता है उनके बीच में, क्योंकि इतनी खबरें सुनते आ रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपका जो अंदर का मनोबल है उसे स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आप जल्दी ठीक हो ही जाएंगे। तो कोरोना हुआ लेकिन उसने ज्यादा व्यस्त कर दिया, क्योंकि समय था ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने का। एक आमतौर पर हम सभी में धारणा है कि जो लोग फिट होते हैं उन्हें कोरोना का असर कम होता है। आप तो जिस तरह बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिस तरह जिमिंग करते हैं, उसकी वीडियोस हम देखते हैं, तो आप पर कोरोना का कितना असर हुआ? मुझे 5 दिन के अंदर वापस में नेगेटिव हो गया था। तो पता नहीं कितना असर हुआ, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोगों को ये सोचना है कि आप 4-5 दिन में सब नेगेटिव हो जाते हैं। हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से वायरस रिएक्ट करता है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद फिटनेस थी जिसने जल्द से जल्द मुझे वापस पटरी पर लाके खड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा सवाल जो हमसे पूछे गए हैं सोनू सूद से पूछने के लिए कि वो लोगों की मदद कैसे करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले कुछ और आपसे पूछना चाहता हूं। हम समझते हैं कि मानसिक तौर पर यह बीमारी आपको काफी हद तक तोड़ देती है। आपका इसका अनुभव किस तरह का था? आपने मनोबल का जिक्र किया कुछ देर पहले। मुझे महसूस जब होना शुरू हुआ कि मुझे करवाना है और मैंने टेस्ट करवाया, तो आप सच मानिए, मैंने बिल्कुल पता ही नहीं लगने दिया कि मुझे है। और मेंटली मैं और स्ट्रांग था और ज्यादा व्यस्त हो गया और ज्यादा लोगों से जुड़ रहा था, कॉल्स ज्यादा कर रहा था, लोगों को उन तक मदद ज्यादा पहुंचा रहा था, क्योंकि कमरे में बंद रहना था, समय ही समय था आपके पास, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने का एक मौका था। और मैं सब लोगों को भी वही बोलता हूँ कि आपका जो 50% जो ठीक होने का तरीका वही है कि आप अपने मनोबल को इतना स्ट्रांग करें कि आप फील करें कि मैं ठीक हूं, और आप देखेंगे कि उसका कितना फर्क पड़ता है। लोग आपके अनुभव को जानना चाहते हैं। आप आइसोलेशन में कहां थे? आप अस्पताल में थे, घर पर थे? क्या आपका रूटीन था उस दौरान? मैं घर पे ही था, एक कमरे में अलग से बंद किया हुआ था अपने आप को परिवार से दूर, ताकि वो ठीक रह सके और वो ठीक भी रहे। लेकिन सुबह से लेके रात तक, जैसे मैंने बोला कि मैं सोशल मीडिया के जरिए सब लोगों से जुड़ा हूं। देश भर में जितने लोग जरूरतमंद हैं, चाहे वो ऑक्सीजन बेड्स की बात करें या फिर इंजेक्शंस की बात करें या किसी भी तरह की उनकी तकलीफें होती हैं, वो जुड़ते हैं। तो मेरे पास समय बहुत रहता था उन लोगों से जुड़ने का, उन्हें जवाब देने का, उन तक मदद पहुंचाने का। तो उस समय में मुझे लगता है कि जो मैं 5 से 6 दिन थे, जितना मैंने उस समय लोगों से कनेक्ट किया, तो शायद नॉर्मल समय में नहीं कर पाता था, क्योंकि आप कई बार ट्रैवल करते हैं या कई बार आप व्यस्त हो गए किसी चीज में। लेकिन उस दौरान मैं करीबन हर रोज 32 से 34 हजार लोगों की जो कॉल्स आती थी या मैसेजेस आते थे, या उनसे हमारी पूरी टीम और हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते थे। एक ये सवाल आ रहा है कि जो लोग संक्रमित होते हैं आमतौर पर बड़े पैनिक में होते हैं, बड़े परेशान होते हैं जब आइसोलेशन में होते हैं। आप जब आइसोलेशन में थे तब भी आप लोगों की मदद कर रहे थे, तो मोटिवेशन क्या था आइसोलेशन के दौरान? देखिए, जब आपने कंधे पर कोई जिम्मेदारी उठाई होती है, तब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बीमार हूं, मैं 5 दिन नहीं कुछ करूंगा और फिर आप वापस आएंगे। उन 5 दिनों में बहुत सारी जानें बचानी होती हैं। मेरा एक टारगेट रहता है कि एक दिन के अंदर मुझे इतने बेड्स, इतने लोगों को ऑक्सीजन, इतने लोगों को दवाइयां पहुंचानी है। तो मैं ये सोच के नहीं बैठ सकता कि मैं उन 5 दिन को साइड पे रखूं और मैं फिल्म देखूं। मुझे बड़े दोस्त बोलते थे, यार तू अभी टाइम है तो फिल्म देख। हम रिमोट को हाथ भी नहीं लगा पाते, समय ही नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर आप 10-15 मिनट आप टेलीविजन देखना शुरू करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप तक पहुंचना चाहेंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, लोगों की जानें चले जाएंगी। तो हर एक मिनट एक जान के बराबर है। तो बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, क्योंकि लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। आपने कहा हर एक मिनट एक जान के बराबर है। आपका ये पिछले 1 साल का अनुभव है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप आइसोलेशन में थे, जब संक्रमित थे, किस तरह के मैसेजेस आप तक आ रहे थे आपकी सेहत के लिए, आपको शुभकामनाएं देने के लिए? कुछ याद आता है, कुछ शेयर करना चाहेंगे?
बहुत सारे मैसेजेस आए थे, लाखों की गिनती में मैसेजेस थे और सब लोग विश कर रहे थे। आई थिंक उनकी दुआओं के कारण मैं जल्दी ठीक भी हुआ। और आपको पता चलता है कि आपने जो जिंदगी में कुछ किया है, कुछ पाया है, कितनी दुआएं आपके साथ काम करती हैं। कुछ फैंस के वीडियोस भी आते थे, रोने लग जाते थे कि हमें पता चला आपको कोरोना हो गया। तो मैं उनसे वही बोलता था कि आप टेंशन मत लें, जल्द से जल्द मैं ठीक होकर वापस आऊंगा और ठीक होकर वापस आए भी। मैं, जैसे आपने बोला, मैं अभी भी सब लोगों से बोल रहा हूँ जो हमारे दर्शक हैं, कि ज्यादा लोग जो है पैनिक करते हैं, घबरा जाते हैं कि क्या होगा, उससे और ज्यादा आपकी जो तबीयत है वो ज्यादा खराब होती है। बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, बिल्कुल एकदम मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रांग रखिए कि आपको पता ही नहीं लगना चाहिए कि आपको किसी तरह की बीमारी है। आई थिंक वो आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर दवाइयां लें और ध्यान रखें, चेक करते रहे। जैसे हमने देखा है सर, पिछले कुछ समय में मैं हर रोज लोगों से जुड़ा रहता हूँ और बहुत दुखद खबरें भी हमें हर रोज मिलती हैं। लोग जिनके लिए हम 2-2, 3-3, 4-4 दिन से बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स दिलाने की कोशिश करते हैं, प्लाज्मा दिलाने की कोशिश करते हैं, वो हमारे हम छूटे चले जाते हैं। बड़ा दुख लगता है हमें। लेकिन मैंने एक चीज ये देखी है कि लोग थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं अस्पतालों में। वो लोग थोड़ा इजी भी ले रहे हैं, अस्पताल नहीं मिल रहे, वो एक चैलेंज जरूर है। लेकिन अपने टेस्ट भी नहीं करवाते। और मैं सबसे जरूर कहना चाहूंगा, सीटी स्कैन्स हैं जो आपके टेस्ट करवाते रहें, ताकि बीमारी बढ़ने से पहले आप उसका इलाज सही करवा सकें। ये हम बहुत जाने बचा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, लापरवाहियां बहुत लोग कर रहे हैं। आपके तो लाखों, अब करोड़ों फैंस हैं। आप इस माध्यम से क्या कहना चाहते हैं उनको? क्या लापरवाहियां कर रहे हैं वो लोग? देखिए, जब भी आज सब लोग ऑक्सीमीटर्स देखते हैं, अपने ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते रहें कि कहीं बहुत कम तो नहीं हो रहे। और अगर आपको लगता है कि कम हो रहे हैं की तरफ जाने की कोशिश करें, तुरंत डॉक्टर्स या बेड्स या कोई भी करवाने की कोशिश करें। मैंने देखा है कि दिल्ली में बेड्स की बड़ी मुश्किल हो रही है, लोग दर बदर घूम रहे हैं इधर उधर से। मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप पंजाब की तरफ, करनाल है, सोनीपत है, हरियाणा, पटियाला, चंडीगढ़, वहां जलंधर, वहां पे भी जाए। बहुत सारे लोग वहां पे भी गए और अपनी जानें बचा पाए, क्योंकि समय पर जा पाए। जैसे हर दिन बीतता है, हर घंटा बीतता है, जो जिनके लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, वो उनकी जो सीटी स्कोर है बढ़ता रहता है, 15 से 20, 20 से 22। फिर आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समय पर अगर आप पकड़ लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। बस आपको नजर रखनी जरूरी है कि आपकी जो सेहत है वो किस तरफ जा रही है। और आई फील कि ये मैसेज बहुत जरूरी है सब लोगों को कि आप खास ध्यान रखें, चौकन्ना रहें। आपने शुरुआत में जिक्र किया कि जब आप संक्रमित हुए 5 दिन में रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। कैसे 5 दिन में आपने कोरोना को हरा दिया? कोई सीक्रेट है, कुछ शेयर करना चाहते हैं? मुझे पता नहीं, मैं आई थिंक मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे ले रहा था। शायद फिटनेस ने भी, जो इतने साल से फिटनेस की तरफ ध्यान दिया हुआ है, शायद उसने भी कहीं ना कहीं से अंदर से असर किया होगा। फिर दुआएं बहुत सारे लोगों की हैं। उस समय मैं लोगों से जुड़ा था, थोड़ा सा हेल्पलेस फील करते थे कि आप बाहर नहीं निकल सकते अगर लोगों को जरूरत होती। मेरे घर पे बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनसे भी मिलता हूँ। तो ऐसा फील होता है कि यार शायद मैं लोगों से नहीं मिल पा रहा और एक थोड़ी बेबसी जरूर रहती है। पर आई फील कि जब मैं 5 दिन बाद ठीक हुआ, वापस नेगेटिव आई रिपोर्ट, तो वापस एक अलग जुनून था, एक अलग जोश था लोगों से मिलने का। और आज आपके सामने है। आप पिछले 1 साल से लोगों की मदद कर रहे हैं और लोग समझ नहीं पाते कि किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन पहुंच जाती है, रेमडेसिविर चाहिए वो पहुंच जाती है, जरूरी दवाएं चाहिए, बेड का इंतजाम नहीं हो रहा, जो उन्हें चाहिए सोनू सूद उन तक पहुंचा देते हैं। ये कैसे हो पा रहा है? मुझे भी नहीं पता सर कैसे हो पा रहा है। बस मैं एक जुनून में ठान लेता हूँ कि जो करना है वो करना ही है, कैसे भी छोड़ता नहीं हूँ। तो रास्ते खुद ब खुद बनने शुरू होते हैं। मैं अपनी टीम, जो मेरे साथ हर रोज कोई ना कोई नया इंसान जुड़ता रहता है, मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि आप एक बार पहला कदम रखिए। वो बोलते हैं कि मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कैसे होगा। मैंने बोला कि आप फोन कीजिए, आपको रिजेक्शन मिलेगा वहां पे, हो सकता है आपको कोई फोन ना उठाए, लेकिन आपको वापस करना पड़ेगा, फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर आपको रास्ता दिखना शुरू होगा। आप विश्वास मानिए कि हम लोग इतने लोगों को रोज प्लाज्मा के इंतजाम कराते हैं, देश भर में करवाते हैं। हमें नहीं पता कि मुझे नहीं, आज से अगर आप मुझसे 1 महीना पहले पूछते कि प्लाज्मा कहाँ से अरेंज कराना है, मुझे नहीं पता था। अगर आप मुझसे 1 महीना पहले पूछते कि रेमडेसिविर कहाँ से करवाना है, टोसिलिजुमैब कहाँ से करवाना है, मुझे आइडिया नहीं था इन चीजों का। पर जब आप अंदर कूद जाते हैं, समंदर में कूदना जरूरी है, तैरना अपने आप सीख जाएंगे। तो उसी की कोशिश है, आज भी सीख ही रहा हूँ, आज भी कर ही रहा हूँ। जो नई तकलीफें आती हैं लोगों की, उन्हें हल करना मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। यही सवाल लोग पूछते हैं कि सोनू सूद एक शहर में अपने घर पर बैठे हैं, पूरे देश में किसी भी शहर कस्बे से सोनू सूद को टैग करके आप बस अपनी समस्या बता दीजिए, देश के उस कोने में वो समस्या हल कैसे हो जाती है? सर मैं रिश्ते मुझे बनाने आते हैं।
मैं छोटे से छोटे, अगर आप बात करें छोटे से छोटे कस्बों के अंदर जो लोग रहते हैं, मैं उनसे भी जुड़ता हूँ। मैंने करीबन 7.5 लाख लोगों से जुड़ा था जब मैंने लोगों को घर भेजा था। बहुत सारे लोग आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दिल्ली, यूपी, बिहार की बात करें, छोटे छोटे जिले हैं, प्रतापगढ़, गोंडा, यहाँ पे लोग हैं। जब उनको रात को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए रहता है, किसी को रात को 2 बजे 3 बजे, तो मैं अपने उन्हीं लोगों से रोज कनेक्शन में रहता हूँ कि बॉस वहां से जाओ, ऑक्सीजन उठाओ, उनके घर देकर आओ। रात रात 2-2 बजे बेचारे वो अपनी गाड़ी में उठाकर उनके घर पे पहुंचाते हैं, क्योंकि हर जान की कीमत है, समय नहीं है। या आप ये नहीं बोल सकते कि कल मैं देखता हूँ सुबह क्या हो। आज जिसका ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, पता नहीं कल बचेगा नहीं बचेगा। तो आप जो उसके लिए कोशिश कर रहा है, तो आप कभी उस चीज से बाहर नहीं आ पाएंगे अगर आप उस तक मदद पहुंचाने में देरी कर देते हैं। तो ये वो समय है जहां पर कोई दिन नहीं है, कोई रात नहीं है, कोई आराम का समय नहीं है, कोई अपने आप को व्यस्त रखने का, टेलीविजन देखने का समय नहीं कि आप मूवीज देखते रहे बैठे। मदद कीजिए, लोगों से जुड़िए, क्योंकि हर इंसान को कहीं ना कहीं आपकी जरूरत है। एक पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, क्या उस टीम को आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्या बताते हैं, वो मदद कैसे करते हैं? मैं तो सुबह उठ के जैसे उठता हूँ, मैं 5 बजे उठा हूँ, 6 बजे मैं उनको मैसेज करना शुरू करता हूँ कि बॉस उठो, सोने का समय नहीं है। तो वो सब बेचारे घबराए रहते हैं कि यार ये तो उठ गए, अभी बहुत काम आने वाला है कि इस जिले में पहुंचो, वहां पे पहुंचाओ, ऐसे करो। मैं एक्टिव रखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि हर एक जो सेकंड है बहुत कीमती है। आप किसी के लिए ये सोचिए कि जिसकी माँ को बेड नहीं मिल रहा और वो बेटा अपनी माँ को अपने सामने जाता हुआ देख रहा है, तो उसके लिए हर एक सेकंड की क्या कीमत है। एक फादर जो अपने बच्चे को लेके अस्पताल दर अस्पताल घूम रहा है, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा, उसके लिए उसकी क्या कीमत है। ऑक्सीजन की क्या कीमत है लोगों के लिए। तो आप का अगर रिसोर्सेस और आपकी पहुंच है उन तक वो मदद पहुंचाने की, तब आपको रेस्ट करने का कोई हक नहीं है। मुझे लगता है कि पहुंचना है। ये बहुत कठिन समय है हमारे देश के लिए, और हम सबको एक टीम बनाने में, आधी से ज्यादा लोग मेरी टीम के मैं जानता नहीं, उन लोगों को जुड़ते रहते हैं। कई बार मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देहरादून के अंदर हम एक लड़की सभा, जिसकी हम पिछले 1 हफ्ते से हम लोग मदद करने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसे हमने बेड दिलाया डून हॉस्पिटल में, बड़ी मुश्किल से हमने उसे ऑक्सीजन दिलाया, वेंटिलेटर दिलाया, प्लाज्मा भिजवाया, हर चीज हम लोग कर रहे थे। और उसके 26 वीक्स के, और हमें लगा कि सब ठीक हो गया। एंड देन एक दिन सुबह खबर आती है परसों की, वो नहीं रही। तो आपका दिल टूट जाता है। आपको लगता है यार 1 हफ्ते से आप लगे थे, यार बच गया था, लेकिन बच गई थी, और अभी एक साथ 3 जाने चलेगी। तो आप मेंटली आपको इतने ड्रेन हो जाते हो कि आपको लगता है कि यार मैं कैसे आगे काम करूं। उस लड़की के जो हस्बैंड थे, 10 घंटे के अंदर उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि सर आपने मेरी वाइफ के लिए इतना मेहनत किया है सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं अभी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मेरे लिए बताइए मैं क्या करूँ। उसकी सिस्टर का फोन आया, मेरे से बात की कि हम आपकी टीम में जुड़ेंगे सर, आप बताइए। हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हुआ है किसी और के साथ हो, हम भी और मेहनत करेंगे। तो ये है वो जज्बा जो जिस तक मदद पहुंचती है, वो किस तरह दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जज्बा हमें जगाना है पूरे देश के हर एक इंसान के अंदर। आप सोशल मीडिया पर कई वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, जिनमें से एक वीडियो आपके फोन का भी था कि हर सेकंड कितने नोटिफिकेशन, कितने मैसेज मदद के लिए आते हैं। तो इतने सारे मैसेजेस को पढ़ना, उन तक मदद पहुंचना, ये हो कैसे पाता है? कितनी रिक्वेस्ट हर रोज आती हैं? सर मैं परसों देख रहा था, 27,000 कुछ 700-800 रिक्वेस्ट थी एक दिन के अंदर। ये तो वो है जो जिन तक मैं पहुंच पाता हूँ। मैं अपनी ईमेल नहीं देख सकता क्योंकि वो क्रैश हो चुकी है मेरी, उसमें इतने ज्यादा मैसेजेस आते हैं। मैं फेसबुक नहीं देख सकता क्योंकि वहां पे 60-60 हजार मैसेजेस हर रोज आते हैं। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि हाँ ट्विटर, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं। या फिर हमारी अभी टीम जो है वो लोग जानने शुरू हो गए हैं कि अगर आपने एक किसी जिले में, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में कहीं किसी की मदद की, तो मदद करने के बाद वो बता देता है कि यार आपने बहुत अच्छा किया। वो 10 लोगों को और बताता है कि सोनू सूद की टीम से फला आदमी है, ये आपकी मदद कर देगा। तो धीरे धीरे जो लोग ही कम्युनिटी सर्विस एक दूसरे की कर रही है। मैंने एक टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया जहां पे करीबन 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक जने को प्लाज्मा चाहिए तो दूसरा बंदा बोलता है आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको ये चाहिए तो वो उसको जोड़ता है। तो एक कम्युनिटी हेल्प बन रही है। तो ऐसे अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए, और अभी सीख ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बट बोलते हैं कि हर जान कीमती है, उसी की कोशिश है कि हर उस जान बचाना है। आपने एक बात बताई, टेलीग्राम पर एक ग्रुप है जिसमें 1 लाख लोग हैं और ये एक दूसरे की मदद करते हैं। ये जो टीम आपकी है, थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए। अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में ये टीम कहाँ है? कोई ज्वाइन करना चाहता है, कोई मदद करना चाहता है, कोई मदद मांगना चाहता है, क्या करना होगा उससे? सर अपने आप जुड़ते हैं लोग। मैं
बड़ी बार मेरे को ट्विटर पे मैसेजेस आते हैं कि हम आपकी टीम का जुड़ना चाहते हैं। मैं उनका तुरंत नंबर लेते हैं, हम लोग उसको जोड़ देते हैं अपने ग्रुप के अंदर। हमारे अगर आप मेरा मैसेज देखेंगे उसमें सूच चैरिटी फाउंडेशन, प्लाज्मा ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, ब्लड बैंक का ग्रुप है, वेंटिलेटर्स का ग्रुप है, बेड्स दिलाने का ग्रुप है। उसमें हर एक बंदा अलग अलग है। काम दिया हो कि तेरे को सिर्फ बेड्स ढूंढने, जहां जहां बेड्स हो उसका काम, वो उस बंदे के अंडर और 10 लोग हैं जो अलग अलग ढूंढते हैं। तो एक चेन की अगर आप बात करें तो इतनी फैला दी है हमने चेन की। वो जुनून वाले लोग हैं जो जिनके लिए रात नहीं है दिन नहीं है। मैं सबसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी कभी जुड़ना चाहते हैं कि हम आपको रात को 3 बजे भी फोन करेंगे, आपको खड़े होंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जो कल हम लोग 22 लोगों की जान बचा पाए बैंगलोर के अंदर, अराक हॉस्पिटल के अंदर अचानक ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। 6 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और एसओएस आया कि कहीं से ऑक्सीजन चाहिए। तो इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर जब ऑक्सीजन खत्म हुई तो सिर्फ आधे घंटे की ऑक्सीजन बची थी। 24 पेशेंट थे उसके अंदर और हम आपको 2:30 बजे कोऑर्डिनेशन शुरू किया। हमारी टीम एक दूसरे को फोन कर रही थी। मैं वहां से एक सिलेंडर लूंगा, मैं यहाँ से बाइक्स पे उठा के सिलेंडर हम लोग वहां पे हॉस्पिटल में लेके गए, बैंगलोर में हमने लगवाया और उसकी एक आधे घंटे की मोहलत मिली हमें। और उस बीच के अंदर 2 लोगों की जान भी चलेगी, लेकिन हम 22 लोगों को बचा पाए। 22 लोगों को बचा पाए और हमने 4 घंटे के अंदर 16 सिलेंडर्स उस वहां पे पहुंचाए और लोगों की जान बच पाई। तो कैसा बचा हमें नहीं पता। वो ये भी हो सकता था कि हम लोग शायद सो रहे होते उस समय, अपने मोबाइल साइलेंट पे कर और हम लोग नहीं बचा पाते। तो पता नहीं कैसे होता है सर, पर एक जुनून है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी दुआएं भी काम करती हैं जब हम लोग लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है पिछले 1 साल से आप सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद में लगे हुए हैं। क्या रूटीन होता है, कैसे सुबह होती है आपकी, कब से मदद करना शुरू करते हैं? कोई टीम के ऐसे लोग हैं सपोर्ट स्टाफ में जो आपके लिए पिलर की तरह काम करते हैं? बिल्कुल सर, मैं सुबह शुरू करता हूँ। पिछले 1-1.5 साल हो गया है, सुबह से लेकर रात तक वही रूटीन होती है, मिडनाइट तक, और फिर अगली सुबह भी शुरू होती है। मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है। बड़े कुछ डायरेक्टर्स के स्क्रिप्ट आए, मैं उनको बोलता हूँ कि ये सब खत्म होने दो, उसके बाद पढ़ूंगा, क्योंकि माइंड फोकस ही नहीं कर पाते आप उस पर। बहुत 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 तकलीफ होती है जब आप लोगों को तकलीफ होते देखते। मेरी टीम में जितने लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक इंसान, मैं अभी इतने लोग हैं, मैं सब लोगों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन अगर जो लोग सुन रहे हैं वो लोग आधे थे जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं था, और ऐसे भी लोग हैं जिनसे आज तक नहीं मिला हूं, लेकिन मुझे लगता है मेरे वो परिवार का हिस्सा है। मुझे मेरी स्ट्रेंथ लगते हैं। मुझे लगता है मैं इनको कभी भी आधी रात को फोन करके बोल सकता हूँ कि बॉस उठाओ बाइक, पहुंचो उस जिले के अंदर, चाहे वो 50 किलोमीटर दूर है, चाहे 100 किलोमीटर दूर है, बचा के आओ उसको, गाड़ी में बैठाओ, हॉस्पिटल छोड़ के। और आधी आधी रात को मैं डॉक्टर्स को, अटेंडेंट्स को, जो रजिस्टर करते हैं एडमिशंस, उन लोगों को फोन करता हूँ, वीडियो कॉल्स करता हूँ कि बॉस मैं हूं और प्लीज मेरे इस पेशेंट को बचाओ, और लोग बचाने की कोशिश जरूर करते हैं। ये जो ग्रुप्स हैं सर, जितने लोग हैं, ये एक एंजल्स की तरह हैं, जो बोलते हैं ना कि भगवान दूत होते हैं, किस तरह वो कैसे जुड़ते हैं और जाने बचाते हैं। तो इन लोगों को भी वैसी फीलिंग आने लगी है। ये भी लोग रेस्टलेस रहते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं। तो ये एक नशा है सर। मुझे लगता है कि ये नशा हर एक हिंदुस्तानी को इस समय होना बहुत जरूरी है, और ये एक ऐसा मैसेज देगा उन जरूरतमंद लोगों को जिनको आपके हाथ की जरूरत है। अगर आप वीडियोस देखें, आपको पता है कि कितने बेबस लोग हैं अस्पतालों के बाहर, उनको एडमिशन नहीं मिलता, तो उनका हाथ थाम के बोलना कि बॉस हम आपके साथ हैं। पता नहीं, आप बहुत दफा फेल होंगे, बहुत दफा पास होंगे, लेकिन काम नहीं छोड़ना। फिर वापस गिरना है, वापस खड़े होना है, रोज गिरना है, वापस खड़े होने से। किस तरह का फीडबैक मिलता है जब लोगों तक मदद पहुंचती है? एक खुशी जो उनकी लहर होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीके झा करके गाजियाबाद में एक पेशेंट थे जो पिछले 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बेड दिलाने की कोशिश कर रहा था, और आज मैंने सुबह उठ के सबसे पहले उनके लिए 6:30 बजे बेड दिलाया गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर। और जब मैं उनके बेटे से बात कर रहा था, वो एक्साइटमेंट में रो रहा था कि सर आपने मेरे को बेड दिलाया, मेरे फादर को, सर मैं पहुंच जाऊंगा, सर मैं जल्दी पहुंचता हूँ, सर मैं आपको फोन करता हूँ सर। जो खुशी और जो दुख उस आवाज में आप महसूस करते हैं, वो शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। जब आपके कानों में वो आवाज गूंजती है, जब एक बच्ची की आवाज गूंजती है कि मैं अपनी माँ को खो चुकी हूँ, मेरे पिता को बचा लीजिए सर, मैं पता नहीं इनके बिना क्या कर पाऊंगी, तो आप सब चीजें छोड़ देते हैं, आप सब चीज भूल जाते हैं। आपका लक्ष्य होता है कि आपको उस जान को बचाना है। ये हम लोग हर मिनट के अंदर, हर रोज देखते हैं सर, और उसी की कोशिश है। और बचा भी पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को खो भी पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देता है। सोनू सूद एक मददगार के तौर पर आगे आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सोनू सूद द एक्टर, ये कहीं पीछे रह गए हैं क्या? सर एक्टिंग भी कर ही रहे हैं, बड़े साल एक्टिंग की है, अभी भी कर ही रहा हूँ। 2 मेरी फिल्में कंप्लीट हुई हैं, एक साउथ में है, हिंदी में पृथ्वीराज है।
हर चीज से बैक सीट ले सकती है, लेकिन इस समय यहाँ पर उतरना बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं कि कई बार आप समंदर के पास खड़े होते हैं, कोई इंसान डूब रहा होता है, कुछ लोग देखते रहते हैं कि यार अरे डूब रहा है, चिल्लाते हैं, कुछ लोग कूद पड़ते हैं। तो मुझे पता नहीं, मैं कूद गया हूँ सर। मुझे पता नहीं था कि मुझे तैरना आता है कि नहीं आता, पर मुझे उस आवाज के अंदर एक खिंचाव था जिसने मुझे बोला कि मुझे बचा ले, और मैं कूद गया। मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन मैं तैरना सीख गया। मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़े लोग बोलते हैं कि हम लोग कहाँ से शुरुआत करें, हमें पता नहीं कैसे, आप हमें गाइड करो। उनसे बोलता हूँ कि फोन उठाए, चलिए घुस जाओ। रोज ये दुनिया सिखा देगी। जो लोगों की जरूरतें हैं वो आपको सिखा देंगी कि आपको उनकी मदद कैसे करनी है। तो आप एक कदम उठाइए। आप बहुत बिजी रहते हैं लोगों की मदद करने में। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस माध्यम से वो करोड़ों लोग जो अभी आपको सुन रहे हैं, कई आपके फैंस हैं, कई आपसे मदद अभी मांगना चाहते हैं, कईयों को मदद मिल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका? देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जिन तक मैं मदद पहुंचा पाया हूं और हम लोग आपके परिवार वालों को बचा पाए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कर पाया। और जिन लोगों तक मैं मदद पहुंचाया, मैं नहीं बचा पाया, मैं उनसे माफी मांगता हूं कि शायद मैं देर होगी मुझे आप तक पहुंचने में। लेकिन हर एक इंसान जिसको मदद मिली है या नहीं मिली है, आप खुद आगे आए, मदद करें लोगों की। ये मत सोचिए कि आपके पास उस तरह का पैसे नहीं होंगे मदद करने के लिए, या आपके पास उस तरह के कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे मदद करने के लिए, या आप कहाँ से शुरू करेंगे। आप जुड़िए, आप खुद ब खुद देखेंगे, आप इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आपको पता नहीं। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का है जो की मदद मांगने आया था, मैंने उसको मिलाया। आज वो हर जगह फोन करता है, बड़े बड़े लोगों से बात करता है, और उसके काम हो जाते हैं, बेड्स दिला देता है, ऑक्सीजन दिला देता है। उसको पता ही नहीं था बात कैसे करना है, लेकिन आज वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम है यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, हाई के अंदर। तो मैं सब लोगों से ये कहना चाहूंगा, आप ये मत सोचिए कि आपको काम आता नहीं आता। आप लोगों की मदद करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए कूद पड़िए। तैरना ये समय खुद आपको सिखा देगा। बिल्कुल, कोरोना काल के आप असली हीरो हैं। लाखों लोगों के लिए आपने एक फरिश्ते का काम किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, और उन लाखों करोड़ों लोगों की तरफ से धन्यवाद भी देते हैं जिन तक आपने मदद पहुंचाई है। इसी जज्बे के साथ आगे भी ऐसे ही काम करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त आपने निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.